हेलो एस्पिरेंट्स। कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी के बारे में। पॉलिटी जो है वो डब्ल्यूबीसीएस एग्ज़ाम के लिए, प्रीलिम्स की एग्ज़ाम हो या मेंस की एग्ज़ाम हो, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और जब हम पॉलिटी की बात करते हैं तो हम जो भी पढ़ें, मोस्टली हमारा जो सिलेबस है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आसपास ही रहता है। और जो हमारे क्वेश्चंस की पैटर्न है डब्ल्यूबीसीएस के प्रीलिम्स में और मेंस में, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इन एंड अराउंड ही रहता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो, इसके सभी पार्ट्स को प्रिपेयर कर लेते हो, शेड्यूल प्रिपेयर कर लेते हो, अमेंडमेंट्स प्रिपेयर कर लेते हो, तो हमारा एक अच्छा खासा कंट्रोल आ जाएगा पॉलिटी के ऊपर। और फिर बहुत उम्मीद है कि हम लोग वहाँ पे अच्छे स्कोर कर पाएंगे। 2018 का जो मैंने मेंस एग्ज़ाम दिया था उसका मुझे याद आ रहा है कि वहाँ पे पॉलिटी से जो 100 क्वेश्चन रहते हैं नॉर्मली अपने पेपर 5 में, वहाँ से मैंने अराउंड 79 पेपर मैंने अराउंड 87 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए थे। उसमें से 79 क्वेश्चन सही हुए होंगे और 8 क्वेश्चंस कुछ रॉन्ग हो गए थे। तो अगर आप ऐसे देखो तो नॉर्मली पॉलिटी के पेपर में, क्योंकि हम लोग जिस बार एग्ज़ाम दिए थे उस बार ऐसा हुआ था कि बहुत सारे क्वेश्चन कोर्ट केसेस से पूछ लिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स वगैरह होते हैं, बहुत सारे जो कोर्ट केसेस होते हैं वहाँ से पूछ लिए गए थे। तो वो बड़ा एक अनइवन सा साल था जहाँ पे वहाँ से उस पर्टिकुलर पोर्शन से बहुत सारे क्वेश्चन, अगर मुझे याद है, अगर मैं शायद सही हूँ तो 8-10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो वहाँ से पूछ लिए गए थे। तो इसलिए कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, नहीं तो मैं ऑलमोस्ट सारे पेपर में 90 क्वेश्चन मिनिमम तो अटेम्प्ट करके आया ही करता था। तो मतलब अगर हम पॉलिटी की बात करें, इंडियन पॉलिटी की बात करें, तो मोस्टली हमको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है बाकी उसके इन एंड अराउंड ही पढ़ना है। तो अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें तो एक हमें समझ होना बहुत ज़रूरी है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है और इसे हम कैसे पढ़ें और कैसे हम चीज़ों को याद रख पाएँ। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें 22 या 24 जो पार्ट्स हैं वो पार्ट्स के बारे में पढ़ना है। उसमें 395 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स पढ़ना है। 12 शेड्यूल्स हैं, शेड्यूल्स पढ़नी है हमें। उसके बाद फिर हमें अमेंडमेंट्स पढ़ने हैं, ढेर सारे अमेंडमेंट्स हैं। तो क्वेश्चंस इन्हीं सारी चीज़ों पे आती हैं। तो जैसे कि कुछ फेवरेट फेवरेट एरिया है जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हो गए अपने, सिटीजनशिप पे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद पार्लियामेंट वाले जो यूनियन एग्जीक्यूटिव वाला जो पार्ट है, प्रेसिडेंट वाला पार्ट है, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स पे क्वेश्चन आते हैं। फिर से गवर्नर एक फेमस एरिया है जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। और बहुत ही ऐसे जगह है जहाँ पे जैसे कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन है, वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो चीज़ों को मतलब इतने सारे बल्कि चीज़ों को पढ़ना और उसे याद रखना और एग्ज़ाम के डे में उसे प्रोड्यूस कर पाना, इसके लिए ज़रूरी है कि चीज़ों को हम लिंक करके पढ़ें, चीज़ों को इंटर रिलेट करके पढ़ें। इतनी सारी चीज़ों को तो याद रखना बहुत ही मुश्किल है, तो आप कैसे करोगे, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि कैसे पढ़नी चाहिए। तो जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो हमें समझना चाहिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, क्योंकि नॉर्मली जो वेस्ट बंगाल बोर्ड से है, जैसे हमारा जो 10th 12th हुआ था वो वेस्ट बंगाल बोर्ड से हुआ था। तो हम लोग पॉलिटी कभी नहीं पढ़े थे, ना 10th में ना 12th में। पॉलिटी बारे में हमें पता ही नहीं होता है। मुझे आज का सिलेबस नहीं पता वेस्ट बंगाल बोर्ड का अभी के टाइम का क्या सिलेबस है। बट जितना मेरी मेरी जितनी मेरी समझ है, मुझे लग रही है कि आज भी इंडियन पॉलिटी शायद हमारे 10th 12th के सिलेबस में कहीं नहीं है। सीबीएसई के सिलेबस में, एनसीईआरटी में हम लोग क्लास 11 12 में पढ़ते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और बाकी कुछ कुछ चीज़ें, बट वेस्ट बंगाल बोर्ड में हम नहीं पढ़ते हैं। इसलिए जो लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड से पढ़ने के बाद जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन वगैरह लिख रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस लिख रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मेनली लिख रहे हैं, उनके लिए पॉलिटी एक बहुत ही नया एरिया है। सिमिलर है इकोनॉमिक केस में भी। जब आप 10th 12th में पढ़ते हो वेस्ट बंगाल बोर्ड से, किसी स्टेट बोर्ड से, तो आप इकोनॉमी के बारे में भी कुछ भी खास नहीं पढ़ते हो, अगर आप साइंस या कॉमर्स बैकग्राउंड से हो। जो आर्ट्स बैकग्राउंड वाले हैं वो कुछ इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ते हैं। तो इकोनॉमी और पॉलिटी जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही डायनामिक और बहुत ही करंट रिलेटेड टॉपिक्स हैं, पेपर हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हम लोग का उसमें क्योंकि हमारा बिल्कुल टच नहीं रहता है, तो हमें बिल्कुल नए से पढ़ना होता है। तो अगर हम कुछ नई चीज़ को पढ़ रहे हैं तो हमें चाहिए कि हम उसके बारे में पहले ये समझें कि ये चीज़ें हमें क्यों पढ़नी पड़ रही है, इसका जेनेसिस क्या है और ये कहाँ से आया है। तो अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो क्या है ये समझते हैं। हमारी जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है वो ऑलमोस्ट 5000 साल पुरानी है या उससे भी और पुरानी है, जो हमें नहीं पता है।
हम जो जानते हैं वो हम लोग मौर्य काल और गुप्ता काल और बुद्धा और जैन के समय से हम लोग चीज़ों को पढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता को हम पढ़ते हैं, वैदिक एज वगैरह हम समझते हैं। तो 2000 BC उधर और 2000 AD इधर, तो 4000 4,500 के टाइम पीरियड को हम समझ पाते हैं। तो अगर हम ह्यूमन सिविलाइजेशन की बात करें तो हम क्या देखते थे कि एक फैमिली सिस्टम हुआ करता था, विलेज लेवल में लोग साथ में रहते थे, एक बार्टर सिस्टम हुआ करता था, लोग चीज़ों के आदान प्रदान करते थे, और उस समय करेंसी वगैरह शायद नहीं हुआ करती थी। तो इस तरह से लोग अपनी जीवन यापन करते थे, और लोग लोकली रहते थे। लोकल लेवल में रह के लोग अपनी सारे अफेयर्स को मैनेज करते थे। घर के जो हेडमैन हुआ करते थे वो मोस्टली डिसीजन लिया करते थे, और सारे कुछ घरों के लोग मिलके जो विलेज के हेडमैन हुआ करते थे वो कम्युनिटी लेवल में जो डिसीजन वगैरह हैं वो लिया करते थे। जैसे जैसे ह्यूमन का डेवलपमेंट हुआ, साइंस आई, टेक्नोलॉजी आई, हमारा ग्रोथ हुआ, जब हम मतलब अगर हम जब जिस टाइम जब हमें इंडिपेंडेंसी मिली है 1947 में, अगर हम उस समय की बात करें, जो मॉडर्न इंडिया का जो समय है, उस टाइम अगर हम देखें तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन काफ़ी अधिक हो चुकी थी, काफ़ी ह्यूज थी। अराउंड अराउंड 400 करोड़ के 300, मतलब लगभग 200-250 करोड़ के आसपास की आबादी होगी। भारत की आबादी भी 40-50 करोड़ के आसपास की होगी। तो उस टाइम पे ह्यूमन सिविलाइजेशन जो है वो इतना ग्रो हो गया था, लोगों के कम्युनिकेशन इतने हो चुके थे, लोगों का यहाँ मतलब जैसे कि हम जानते हैं कि एलपीजी के बाद, जब एलपीजी तो हमारे इंडिया में काफ़ी लेट से आई, बट नॉर्मली लोगों का जो ट्रैवलिंग वगैरह और जो कम्युनिकेशन मीडियम वगैरह इतने फास्ट हो गए थे कि वर्ल्ड जो है वो कम्प्लीटली एक ऐसे सिचुएशन में आ गया था जिसे हम कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसी कह सकते हैं। हर कोई हर एक दूसरे की चीज़ों के पे डिपेंडेंसी थी हमारी। तो वहाँ पे एक जगह था जहाँ पे हम देख पाते हैं कि बहुत सारे अफेयर्स थे जिसे लोगों को मैनेज करना था। तो हम जब देखते हैं कि आपके कुछ चीज़ें जो आप खुद से मैनेज कर सकते हो, कुछ चीज़ें जो आप खुद से डिसीजन नहीं ले सकते हो, उसके लिए जो है गवर्नमेंट आपके बिहाफ में डिसीजन लिया करती थी। जैसे कि आपके घर में आप क्या करते हो, आपका रिलीजन क्या होगा, आपका खान पान क्या होगा, आपका पहनावा क्या होगा, आप कैसे अर्न करोगे, कैसे लाइवलीहुड आपकी होगी, ये सारे डिसीजंस आप लेते हो। बट कुछ चीज़ें हैं जो कॉमन हैं, जो कम्युनिटी लेवल में काम करना, जैसे सड़क हो गई, बिजली हो गई, पानी हो गई, रेलवे की सेवाएं हो गई, ये सारी चीज़ें कॉमन सुविधाएं जो हैं वो सभी को चाहिए थी। तो जो जो कॉमन चीज़ें थी वो लगभग में स्टेट देखेगा। तो अगर हम स्टेट की डेफिनेशन को देखें तो स्टेट का एग्जैक्ट डेफिनेशन वो नहीं है जो आज हम समझते हैं, कि अगर हम कहें कि वेस्ट बंगाल एक स्टेट है तो ये स्टेट नहीं। स्टेट का एग्जैक्ट मीनिंग है कि स्टेट मीन्स गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट किसी भी लेवल में हो सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी हम स्टेट कह सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को भी हम स्टेट कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी स्टेट कहते हैं, सब डिवीज़न लेवल में जो गवर्नमेंट वर्क करती है उसे भी स्टेट कहते हैं, ब्लॉक स्तर पे भी, और ग्राम पंचायत लेवल में भी जो स्टेट वर्क करती है हमारे लिए, जो गवर्नमेंट वर्क करते हैं उसे हम स्टेट कह सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो था वो ये था कि कौन कौन से काम स्टेट करेगा और कौन कौन से काम इंडिविजुअल लोग खुद से मैनेज करेंगे। क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ह्यूज हो गई थी कि अगर सारे लोग सारे अफेयर्स को खुद से मैनेज करने लगेंगे तो एक कियोस काइंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा, कोई किसी की बात नहीं मानेगा, आए दिन झगड़े होंगे, लड़ाई होंगे। तो वहाँ पे एक बहुत ज़रूरी था कि ये डिसीजन लिया जाए कि कौन किस तरह का, किस क्वांटम का काम लेगा और किसकी क्या जिम्मेदारी होगी। तो इसीलिए एक कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया, जो आया, जिसके थ्रू, जिसमें रूल्स रेगुलेशन है, जिसे हम एक लीगल डॉक्यूमेंट आज के टाइम में कहते हैं, बेसिकली वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन टू पार्टीज। एक पार्टी है स्टेट, दूसरी पार्टी है सिटीजन। सिटीजन अपने ही द्वारा कुछ अपने काम डेलीगेट कर देती है, अपने काम भी कह सकते हो, अपने पावर्स भी कह सकते हो। सिटीजन अपने कुछ काम और अपने कुछ पावर्स को डेलीगेट करते हैं स्टेट को, ताकि स्टेट उन सब कामों को देखे, उसको मैनेज करे, और सिटीजन फिर अपने चीज़ों को, अपने अफेयर्स को पर्सनल लेवल में मैनेज कर पाते हैं। इस तरह से एक काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है स्टेट और सिटीजन के बीच में। क्योंकि ये डिबेट ऑलवेज़ रहा है, हम जब बात करते हैं पॉलिटिकल फ़िलासफ़ीज़ की या पॉलिटिकल थॉट्स की जो बात होती है, जैसे कि लिबरलिज़म हो या कम्युनिज़म हो, इस तरह की जो पॉलिटिक्स की बात होती है, लेफ़्ट विंग पॉलिटिक्स की या राइट विंग पॉलिटिक्स की जब हम बात करते हैं,
तो हम देखते हैं कि एक तबका हमारा है जो ऑलवेज़ फोकस करता है कि लिबर्टी इम्पॉर्टेंट है, लिबरलिज़म को जो फेवर करते हैं, जहाँ कहते हैं कि ह्यूमन जो है वो रेडिकली फ्री होना चाहिए, अपने सारे डिसीजंस वो खुद से ले। तो क्या होगा उस कंडीशन में, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा डेवलप कर पाएंगे। और एक फ़िलॉसफ़ी ये है जहाँ कहते हैं कि लोग उतने रेडी नहीं हैं चीज़ों को अपने हिसाब से करने के लिए, इसलिए सारी चीज़ों को गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहिए, और गवर्नमेंट कंट्रोल करे, लोगों को उतनी ही इंडिपेंडेंसी दी जाए जितनी लोगों के लिए ज़रूरी है। तो ये 2 थॉट हैं, हम उसमें नहीं जाएँगे, उस पे हम एक बाद में कभी एक डिस्कस करेंगे, एक वीडियो बनाएँगे उस पे। तो अभी जो हम बात कर रहे थे कि ये जो 2 पार्टीज़ हैं, स्टेट और इंडिविजुअल सिटीज़न जिसे हम कह सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन बिटवीन स्टेट एंड इंडिविजुअल। तो अगर आप ये कॉन्सेप्ट लेने के बाद जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हो तो आप पाओगे कि हम जिस पार्ट को पढ़ें, जिस आर्टिकल को पढ़ें, उसमें आपको ऑलवेज़ 2 चीज़ें मिलेगी। या तो सिटीजन के बारे में बात की जा रही है, या स्टेट के बारे में बात की जा रही है कि स्टेट क्या होगी, स्टेट की फंक्शन क्या होगी, स्टेट की रिलेशनशिप क्या होंगे सिटीजन से, सिटीजन के लिए स्टेट क्या करेगा। तो इस तरह की चीज़ें ही आपको मिलेगी। तो आप जब भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो तो आप ऑलवेज़ अपने माइंड में ये बात रखो कि हम जो पढ़ रहे हैं तो इसमें हम यही पढ़ रहे हैं कि 2 पार्टीज़ के बीच में जो इंटरेक्शन है, 2 पार्टी के बीच में जो कम्युनिकेशन है, उसके जो प्रोटोकॉल्स हैं, वो प्रोटोकॉल्स इसमें लिखे हुए हैं। ये थॉट प्रोसेस के साथ जब आप पढ़ाई स्टार्ट करोगे तो आप देखोगे चीज़ें बहुत ही ईजी हो जाएंगी आपके लिए। उसके बाद अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो इसका एक प्रियम्बल दिया हुआ है, इसका प्रस्तावना दिया हुआ है, जो कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को याद कर लेनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बड़े इसमें इंपॉर्टेंट की टर्म्स वगैरह हैं। हाँ, वैसे तो एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट डेफिनेटली हमें प्रियम्बल आना चाहिए, प्रियम्बल याद होना चाहिए। उसमें जो कुछ की टर्म्स हैं उसके टर्म्स वगैरह याद होने चाहिए, वो टर्म्स कहाँ से लिए गए हैं वो याद होने चाहिए। जब हम मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस वगैरह हैं वो किस देश से लाए गए हैं। हमें पता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत सारे सोर्सेज से मिल के बनाए गए हैं, जैसे कि मोस्ट ऑफ द पार्ट्स जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। उसके बाद अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन और बाकी बहुत सारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन से जो अच्छे अच्छे पार्ट्स वगैरह थे उनको बोरो किया गया है, और बोरो करने के बाद हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बना हुआ है। तो मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे हम नहीं जाएंगे। अब हम बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में हम क्या क्या पढ़ते हैं और कैसे चीज़ों को पढ़ना चाहिए ताकि हमें अच्छे तरीके से याद रह पाए। क्योंकि पढ़ना तो है ही, बट सबसे इम्पोर्टेंट है कि चीज़ों को हम याद रख पाएँ ताकि हम आंसर कर पाएँ। तो अगर हम इसको ऐसे रिलेट करें कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें तो अगर हम ये समझें कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कुछ नहीं, वो हमारे हमारे आप एक छोटे से लेवल की बात सोच लो, एक छोटे से गांव की बात सोच लो, या अपनी फैमिली की बात सोच लो। उस चीज़ को समझो और उसके उसके बाद फिर उसको एक्सपोलेट करो अब बड़े लेवल में। और अगर आप इस तरह से लिंक करके पढ़ते हो तो आपको चीज़ें बड़ी आराम से याद रहेगी। जैसे कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं तो फर्स्ट पार्ट में हम पाते हैं कि फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ते हैं कि द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, कि हमारा यूनियन क्या है। जो हम भारतवर्ष के बारे में बात करते हैं, जब हम इंडिया के बारे में बात करते हैं तो ये इंडिया, उसका जो वो जो इंडिया का जो यूनियन है, यूनियन क्या है और इसका टेरिटरी क्या है, इसकी सीमाएं कितनी हैं, नाम क्या है हमारे इसका, नए इसमें स्टेट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, नए स्टेट्स कैसे बनते हैं, फिर से बाउंड्रीज़ वगैरह जो है उसके अल्टरनेशन कैसे होते हैं, फिर किसी स्टेट को फिर हम डिवाइड करते हैं, नए स्टेट बनते हैं वो कैसे होते हैं। जैसे हमें याद है कि 2000 साल में 3 नए स्टेट बने थे, झारखंड बना था, उत्तराखंड बना था, छत्तीसगढ़ बना था। रिसेंटली हमने देखा कि तेलंगाना बना है। तो ये 4 आर्टिकल जो हैं, आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4, जहाँ पे हम यूनियन, सबसे पहले हम देश के बारे में बात कर रहे हैं और देश की जो सीमाएं हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सारे पार्ट्स को समझेंगे तो हमें एक चीज़ समझ में आएगा कितना लॉजिकल है, और इतना ही लॉजिकल है कि आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा कि अगर आप जब इस पार्ट्स को खुद से सोचो, पढ़ो, तब आर्टिकल्स वगैरह आप बाद में याद करना नेक्स्ट लेवल में। फर्स्ट लेवल में आपको पहले ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि पार्ट्स क्या है, पार्ट्स का जो लॉजिकल सीक्वेंस है ये ऐसे कैसे है, और ये आप याद कर ले हो तो फिर आर्टिकल्स वगैरह आपके लिए याद करना बहुत टफ नहीं होगा। सेकेंड जो पार्ट है इसका, इसमें हम पढ़ते हैं कि सिटीजनशिप, जो कि है कि आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक ही है। जब हमने एक देश के बारे में बात कर ली, इसकी बाउंड्री के बारे में बात कर ली, तो अब हम बात करते हैं कि इस देश में कौन रहेगा, कौन रहेगा, कौन नागरिक कहलाएगा, नागरिकता कैसे मिलेगी, नागरिकता कैसे जाएगी,
बाय बर्थ कैसे मिलेगा। और क्योंकि हमारा देश इंडिपेंडेंस के टाइम हमें पता है कि डिवाइड हुआ था, तो जो लोग जिनके पेरेंट्स पाकिस्तान चले गए थे उनकी सिटीजनशिप वगैरह कैसे मिलेगी। उसके बाद जो इंडियन ओरिजिन जो कि बाहर में रहते हैं, रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, उनको सिटीजनशिप कैसे मिलेगी। तो मोस्टली सिटीजनशिप के बारे में यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, कैसे हमें सिटीजनशिप मिलेगी और पार्लियामेंट कैसे सिटीजनशिप के कानून को रेगुलेट करेगा। हमें पता है कि इंडिया में सिंगल सिटीजन का कॉन्सेप्ट है। जैसे यूएस में है कि आप अमेरिकन सिटीजन भी हो और फिर उसके बाद उसके जो 50 स्टेट्स हैं आपको स्टेट की भी सिटीजनशिप मिलती है। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। आप अगर आपकी एक ही सिटीजनशिप है बस एज एन इंडियन, आप ऐसे नहीं कि आप बिहार के रहने वाले हो या आप वेस्ट बंगाल के रहने वाले हो। बट यूएसए में ऐसा है कि वहाँ पे आपकी दो आइडेंटिटी है। एक तो आप अमेरिकन है, ये आपकी आइडेंटिटी है, और दूसरी आइडेंटिटी है कि आप किस स्टेट के हो। इस तरह से वहाँ पर आइडेंटिटी है। थर्ड पार्ट हमने पढ़ लिया, फर्स्ट पार्ट की यूनियन क्या है, उसकी टेरिटरी क्या है। सेकेंड पार्ट भी हमने पढ़ लिया, समझ लिया कि इसमें सिटीजन जो हैं, जो लोग रहते हैं, किन किन को नागरिकता मिलती है, कौन ये लोग हैं, कैसे मिलती है नागरिकता। दो चीज़ क्लियर होने के बाद थर्ड पार्ट हम पढ़ते हैं कि नागरिकता तो लोगों को मिल गई, अब जो लोग यहाँ रहते हैं उनके मौलिक अधिकार क्या हैं, क्या क्या अधिकार दिए गए हैं लोगों को। जब हम अधिकार की बात करते हैं, मौलिक अधिकार की बात करते हैं, तो उस समय हमें एक बात समझना पड़ेगा कि जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो ये एक ड्यूटी है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट के लिए एक नेगेटिव चीज़ है, मतलब गवर्नमेंट को ये सब चीज़ें मेंटेन करना है, ये सब चीज़ें फैसिलिटेट करना है, लोगों को प्रोवाइड करना है। प्रोवाइड करना है कि मतलब लोग ये सब काम कर पाएँ। ऐसी व्यवस्था, ऐसी सिस्टम बना के रखनी है गवर्नमेंट को कि जो लोग हैं, जो सिटीजन हैं हमारे, उनको ये सारे राइट्स दिए गए हैं, वो अपने सारे अपने इच्छा से, अपने मन की मर्ज़ी से सारे काम कर पाएँ। जहाँ पे हम जानते हैं कि 5 या 6 जो मेजर हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे सबसे फेमस जो राइट टू इक्वालिटी है कि आर्टिकल 14 से लेके 18 जो है वो राइट टू इक्वालिटी हमारे पास है। फिर राइट टू फ्रीडम है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, कल्चरल एजुकेशनल राइट्स है। इस तरह से हम देखते हैं। और जो सबसे लास्ट वाला राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट राइट है, क्योंकि अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप कोर्ट जा सकते हो उसको इन्फोर्स कराने के लिए, तो ये आपको फैसिलिटी मिलती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक जो है, वहाँ हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करते हैं कि जो हमारे सिटीजन थे, जिनको हमने डिफ़ाइन किया कि ये हमारे सिटीजन है हमारे देश के, और इनका ये देश है और ये हमारे देश के सिटीजन हैं, उनको क्या क्या फंडामेंटल राइट्स दी जाती है वो हम यहाँ पे देखा। उसके बाद जो है हम पढ़ते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। हाँ, डीपीएसपी जो है वो एक गाइडिंग प्रिंसिपल है गवर्नमेंट के लिए कि वो किस तरह से गवर्नेंस करेगी। बेसिकली डीपीएसपी शुड आल्सो बी पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। हम जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था, जब हमें मतलब हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ था, उस समय हमारे देश के पास इतने सारे रिसोर्सेस नहीं थे कि हर तरह के राइट्स लोगों को दिए जाते। इसलिए लोगों के लिए जो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट थी, मिनिमम जो राइट्स थे वो दे दिए गए थे। और बहुत सारी चीज़ जो जो लोगों को मिलनी चाहिए, जो एक वेलफेयर स्टेट में लोगों के पास होनी चाहिए। भारत, हम कहते हैं कि आज के टाइम में हम एक वेलफेयर स्टेट है, तो वेलफेयर स्टेट को जो फैसिलिटीज़ अपने नागरिकों को देनी चाहिए, वो फैसिलिटी क्या होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें डीपीएसपी में मेंटेन्ड है। और आने वाले एक समय में, शायद आज के 20 या 30 साल या 40 साल बाद, ऐसा समय ज़रूर आना चाहिए जहाँ पे हमारे जो डीपीएसपी हैं वो स्लोली एंड स्लोली हमारे फंडामेंटल राइट्स की तरफ चले जाएंगे, जब हमारे गवर्नमेंट के पास काफ़ी रिसोर्सेज वगैरह हो जाएंगे। तो जैसे कि हम देखिए राइट टू एजुकेशन, ये जो था शिक्षा का जो अधिकार था, ये रिसेंटली हमारा एक मौलिक अधिकार बन गया। ये पहले डीपीएसपी के पार्ट्स में, जब आप डीपीएसपी को बहुत ही बारीकी से पढ़ते हो तो आपको उसमें लगेगा कि बहुत सारे ऐसी फैसिलिटी देने की बात कर रहे हैं गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट को देना चाहिए, बट क्योंकि गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेस नहीं है। क्योंकि अगर कोई चीज़ आपकी फंडामेंटल राइट बन गई है तो फिर तो एज ए सिटीजन आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो उस चीज़ को इन्फोर्स करवाने के लिए, तो वो क्या हो जाएंगे, इन्फोर्सेबल हो जाएंगे, गवर्नमेंट को वो काम करना ही पड़ेगा। लेकिन जब जब कोई चीज़ें डीपीएसपी में है, इसका मतलब ये है कि वो इन्फोर्सेबल तो नहीं है कोर्ट में, लेकिन डेफिनेटली वो ये है कि गवर्नमेंट को एक आइडिया देता है, एक रोड मैप देता है गवर्नेंस के लिए कि किस तरह गवर्नेंस करनी चाहिए। जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन हो गई, राइट टू एजुकेशन एक्ट वगैरह हो गई, ये सब कुछ नए कानून हैं जो हमें एज ए मौलिक
रूप से मिल रहे हैं, और जो कि हमारे डीपीएसपी से फंडामेंटल राइट्स की तरफ हम मूव कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप बहुत ही बारीकी से अगर आप डीपीएसपी को पढ़ना शुरू करते हो तो आप पाते हो कि जैसे आर्टिकल 39A में है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। वहाँ ये बात हम कह रहे हैं फ्री लीगल एड के बारे में। आप सभी जानते हैं कि हमारे नेशनल लेवल में नालसा है जो कि फ्री लीगल एड हमें देता है। स्टेट लेवल में सालसा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल में डालसा है। तो ऑलरेडी हम देखेंगे कि ये चीज़ें जो हैं वो स्लोली गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर रही है, ट्राई कर रही है। लेकिन क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज इतने नहीं हैं, इसलिए इन चीज़ों को इन्फोर्सेबल नहीं किया जा रहा है, और इसी कारण से इन चीज़ों को हमारे फंडामेंटल राइट्स में नहीं लाया जा पा रहा है। उसके बाद हम सभी जानते हैं कि एक बहुत ही फेमस अमेंडमेंट था, 42वां अमेंडमेंट हुआ था, और फिर 44 अमेंडमेंट हुआ था। 42वां अमेंडमेंट के बाद हमारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4A ऐड हो गया था, जिसके थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज़ वगैरह डिफ़ाइन की गई थी। हमारे 10 से 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ डिफ़ाइंड हैं, वो हमें ज़रूर पढ़ने चाहिए, क्योंकि एज ए नागरिक ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप अपने कर्तव्यों को समझें। तो अगर हम इसको रिकैप्चुलेट करें फिर से एक बार, तो हम समझ पाएंगे कि हम यहाँ पे यूनियन के बारे में बात हुई, गवर्नमेंट नहीं, यूनियन के बारे में बात हुई कि यूनियन क्या है, हमारा देश कैसा है, उसकी बाउंड्री कैसी है, टेरिटरी कैसी है। दूसरी बात हुई कि इसमें जो सिटीजन हैं, जो देश के नागरिक हैं, उनको नागरिकता कैसे मिलनी है, बाय बर्थ मिलनी है या कैसे वो एक्वायर कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि जो हमारे नागरिक हैं उनके फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, क्या उनके मौलिक अधिकार हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि मौलिक अधिकार के बाद डीपीएसपी गवर्नमेंट को क्या क्या चीज़ें ऐसी और करनी चाहिए जो गवर्नमेंट आज तो नहीं कर पा रही है, बट उनके गवर्नेंस के लिए डेफिनेटली ये एक रोड मैप हो। और उसके बाद हम पाते हैं कि हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं कि एज ए सिटीजन आपके क्या क्या ड्यूटीज़ होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं, जैसे कि हमने बात करी थी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, जहाँ पे स्टेट और इंडिविजुअल एक सिटीजन के बारे में ही बात हो रही है, दोनों के बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट ही है। तो हम मोस्टली यहाँ पे स्टेट या सिटीजन या स्टेट के फंक्शनिंग के बारे में बात करेंगे। यही मेजरली 3 हमारा एरिया है जिस पे डिस्कशन होते रहेंगे। तो पार्ट 5 में हम पढ़ते हैं कि यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ते हैं कि यूनियन एग्जीक्यूटिव कैसे है, कौन काम करती है, प्रेसिडेंट कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट कौन होते हैं, हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन होते हैं, प्रेसिडेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन होते हैं, फिर प्रेसिडेंट कैसे काम करते हैं हम उनके बारे में पढ़ते हैं। फिर हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। उसके बाद फिर पार्लियामेंट के बारे में बात करते हैं कि हमारी लोकसभा है, राज्यसभा है, हमारे पार्लियामेंट के कौन कौन ऑफिसर्स हैं, ये सारी चीज़ें हम बात करते हैं। फिर हमारे लेजिस्लेशन के प्रोसीजर क्या है, हमारे फाइनेंशियल मैटर्स के प्रोसीजर्स क्या है। फिर हमारी यूनियन जुडिशरी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम पढ़ते हैं। तो नॉर्मली यूनियन गवर्नमेंट जो स्टार्ट होता है वो हमारे आर्टिकल 52 से स्टार्ट होता है, क्योंकि 51A जो है वो हमारा फंडामेंटल राइट है। तो 52 से लेके ऑलमोस्ट अगर हम देखते हैं तो 151 तक, मतलब 52 से लेके 151 तक, इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट 99 जो हमारे आर्टिकल्स हैं वो पार्ट 5 में यूनियन से बिलोंग करते हैं। फिर पार्ट 6 है हमारा, जहाँ पे हम स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं। हम फिर से एक बार देखते हैं कि लॉजिकल सीक्वेंस कैसी है। यूनियन, उसकी टेरिटरी के बारे में बात किया हमने, फिर हमने बात किया कि सिटीजन कौन होंगे, उसके बाद उनके फंडामेंटल राइट्स क्या होंगे, राइट्स के बाद फिर ऐसे राइट्स जो इन्फोर्सेबल नहीं है जो कि डीपीएसपी है, फिर सिटीजन के जो हैं वो ड्यूटीज़ क्या होंगे, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट का कंप्लीट स्ट्रक्चर कैसे होगा, वो कैसे काम करेंगे, उसके बाद फिर स्टेट गवर्नमेंट का कैसा स्ट्रक्चर होगा, कैसे वो काम करेंगे, इन बिटवीन सेंट्रल जुडिशरी कैसी होगी, सुप्रीम कोर्ट कैसी होगी, नीचे हम देखते हैं कि हाई कोर्ट कैसी होगी। ये सारे इन्फॉर्मेशंस वगैरह पढ़ते हैं हम, ये देखते हैं। और इसके बाद हम पाते हैं कि जो हमारा पार्ट 7 है, पार्ट 6 तो हो गया स्टेट्स, पार्ट 7 जो है वो जब पहले हमारे स्टेट्स वगैरह डिफ़ाइन हुए थे फर्स्ट शेड्यूल में, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पार्ट बी था, इसको ओमिट कर दिया गया है। तो पार्ट 7 अभी कुछ भी नहीं है। पार्ट 8 के बारे में बात करें तो हमने सेंट्रल के बारे में बात कर ली, स्टेट के बारे में बात कर ली। उसके बाद पार्ट 8 जो है वो हमारा यूटी के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे यूनियन टेरिटरी कैसी है। तो यूनियन टेरिटरी के बारे में बात कर ली हमने, तो हमने सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूटी तक हम आ गए। अब हम देखेंगे, हमें पता है कि 1993 में एक अमेंडमेंट हुआ था, जिसके बाद पंचायती राज सिस्टम लाया गया था, जहाँ पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात हुई थी और म्यूनसिपैलिटी की बात हुई थी। तो पार्ट 9 में हम पंचायत के बारे में पढ़ते हैं
कि पंचायत के कैसे स्ट्रक्चर होंगे, जो कि आर्टिकल 243 में है। पंचायत कैसा स्ट्रक्चर होगा, डिवोल्यूशन ऑफ फंड, फंक्शन, पावर कैसे रहेंगे, पंचायत कैसे काम करेंगे, कैसे ग्राम पंचायत काम करेंगे, कैसे डेमोक्रेसी जो है वो मिनिमम लेवल तक ला के मेनटेन किया जाएगा। उसके बाद ठीक उस तरह हम 9A में पढ़ते हैं म्यूनसिपैलिटी के बारे में, जो हमारा अर्बन एरिया है वहाँ पे हमारा म्यूनसिपैलिटी होगी, म्यूनसिपैलिटी कैसे काम करेगा, वहाँ पे कैसे हमारे मेंबर्स होंगे। तो यहाँ पे हम ये सब देखते हैं क्या फंक्शंस होंगे। और उसके बाद फिर पार्ट 9B में हम पढ़ते हैं द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वगैरह कैसे होंगी। यहाँ तक पढ़ने के बाद हम जानते हैं कि हमारे देश की एक लार्ज संख्या है, एक बड़ी संख्या है जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स हैं। तो फिर उसके बारे में उनके बारे में बात हो रही है, उनके एरियाज़ के बारे में बात हो रही है। पार्ट 10 में हम पढ़ते हैं कि शेड्यूल्ड एरिया एंड ट्राइबल एरियाज़ के बारे में बात करते हैं। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट एरिया शुरू हो जाता है हमारा, जहाँ पे हम देखते हैं कि हमने सारे एंटिटी को तो डिफ़ाइन कर दिया, हमने सेंटर को डिफ़ाइन कर दिया, हमने स्टेट को डिफ़ाइन कर दिया, हमने यूटी को डिफ़ाइन कर दिया, हमने पंचायत को डिफ़ाइन कर दिया, हमने म्यूनसिपैलिटी को डिफ़ाइन कर दिया, हमने शेड्यूल्ड एरिया भी डिफ़ाइन कर दिए। अब इन सब के बीच के ट्रांजेक्शन्स को देखना है हमें। तो ट्रांजेक्शन्स को देखने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि इनके रिलेशनशिप कैसे हैं, मतलब रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, इनके बीच में ट्रांजेक्शन्स कैसे होते हैं, इनके रिलेशंस कैसे हैं। आए दिन हमें न्यूज़ में दिखता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट में गवर्नमेंट है, तो दोनों के बीच में बहुत अच्छे संबंध हो सकते हैं, थोड़े ख़राब संबंध हो सकते हैं। तो उनके बीच में जितने सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो सारे ट्रांजेक्शन्स हम यहाँ पढ़ते हैं पार्ट 11 में, जहाँ पे हम पढ़ते हैं कि लेजिस्लेटिव पावर्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। हमें पता है कि 3 लिस्ट बनाए गए हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वो सारे टॉपिक्स हैं जहाँ पे बस सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, कानून बनाएगी। स्टेट लिस्ट वो लिस्ट है जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट बस कानून बनाएगी। और कॉन्करेंट लिस्ट ये लिस्ट है जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती हैं और स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है। बट अगर कहीं पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट ने बना ली हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट अगर बनाता है उस पर उसके बाद, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कानून है वो उस पर ओवरराइड करता है। तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ पढ़ते हैं। तो हमें आर्टिकल 245 से ये समझ में आता है कि सेंटर, यूनियन और स्टेट के बीच में रिलेशनशिप कहता है, लेजिस्लेटिव रिलेशन कैसा है। ये पोर्शन बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। अक्सर देखा गया है कि एग्जामिनेशन में यहाँ से बहुत ही बार क्वेश्चंस वगैरह पूछे गए हैं। तो यहाँ पे हमने बात करी पहले लेजिस्लेटिव रिलेशन की, फिर है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, और उसके बाद फिर हम पढ़ते हैं, सारी बातें तो हो गई, एंटिटी के बारे में बात हो गई, उनके बीच में रिलेशनशिप के बारे में बात हो गई। अब जो हमारा नेक्स्ट पोर्शन होता है वो चैप्टर 12 है, उसमें हम पढ़ते हैं कि फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स और सूट्स के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे फाइनेंस मेजर होना है, कैसे टैक्स लेवी करनी है, कौन टैक्स कलेक्शन करेगा, टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। फिर वहाँ पे फाइनेंस कमीशन आ जाता है आर्टिकल 280 में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो कहता है कि जो हमारे पूरे नेट प्रोसीड्स हैं उसमें से पहले था कि 32% जो फंड है वो स्टेट्स को देना है, अभी वो 42% हो गया 14th या 15th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन से। तो यहाँ पे है पूरे टैक्स के बारे में बात करते हैं, फिनेंशियल चीज़ों के बारे में बात करते हैं। फिर हम देखते हैं कि पार्ट 13 में जो है वो ट्रेड, कॉमर्स और इंटर कोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब हमारा जो फ्रीडम ऑफ ट्रेड है, कॉमर्स है, इसके बारे में हम बात करते हैं यहाँ पे। फिर पार्ट 14 में हम बात करते हैं कि यूनियन सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट, यूनियन और स्टेट के बीच में जो सर्विसेज वगैरह जो हैं उस पर हम डिस्कस करते हैं। फिर हमारे ट्राइब्यूनल्स हैं जहाँ पे ये वैसे ही अमेंडमेंट से आया था, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल हमारे, ट्राइब्यूनल फॉर अदर मैटर्स हैं जहाँ पे कुछ इश्यूज़ होते हैं जो ट्राइब्यूनल में जाके सॉल्व होते हैं। फिर 324 बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल, पार्ट 15 में हम पढ़ते हैं इलेक्शंस के बारे में। इतना बड़ा देश के बारे में हमने डिफ़ाइन कर लिया, उसकी बाउंड्री डिफ़ाइन करी, सिटीजन डिफ़ाइन करे, उनके फंडामेंटल राइट डिफ़ाइन करे, डीपीएसपी डिफ़ाइन किया, यूनियन डिफ़ाइन किया, स्टेट डिफ़ाइन किया, पंचायत डिफ़ाइन कर ली, उसके बाद म्यूनसिपैलिटी डिफ़ाइन कर ली, उनके पावर डिफ़ाइन कर ली, उनके रिलेशन डिफ़ाइन कर लिए, फाइनेंस डिफ़ाइन कर लिया, टैक्स कौन कलेक्शन करेगा वो डिफ़ाइन कर लिया। सारे डिफिनेशन डिफ़ाइन करने के बाद अब ये है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट वगैरह जो बननी है उनका इलेक्शन होना है वो कैसे होना है। तो इलेक्शन में जो पार्लियामेंट को क्या क्या पावर्स दिए गए हैं, लेजिस्लेचर को क्या क्या पावर्स दिए गए हैं, इलेक्टोरल मैटर्स में कौन डिसीजन मेकिंग करेगा, ये सारी चीज़ें। उसके बाद कुछ क्लासेस को लेके स्पेशल प्रोविजंस वगैरह दिए गए हैं, शेड्यूल कास्ट और कुछ एंग्लो इंडियंस कम्युनिटी वगैरह ये उनके प्रोटेक्शन के लिए। फिर शेड्यूल कास्ट के लिए जो और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो नेशनल कमीशन वगैरह बनाए गए हैं उसके बारे में हम बात करते हैं।
फिर पार्ट 17 में हम डिस्कस करते हैं कि ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है हमारा। हमने सारी बातें कर ली अभी तक, उसके बाद हम पढ़ते हैं कि ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है हमारा यूनियन के लिए, किस लैंग्वेज क्या मीडियम हम यूज़ करेंगे। फिर हम उसमें फिर देखते हैं कि इमरजेंसी प्रोविजंस हमारे कुछ हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि देश में अभी तक हमें पता है कि 3 बार इमरजेंसी लग चुकी है, कुछ इंटरनल इमरजेंसी, कुछ एक्सटर्नल इमरजेंसी, और फाइनेंशियल इमरजेंसी भी है इम्पोर्टेंट बट लगी नहीं है अभी कभी। उसके बाद फिर कुछ मिसलेनियस हैं, उसके बाद फिर कुछ ट्रांजिशनल कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं विद रिस्पेक्ट टू कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हमारे हैं, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, इस तरह से कुछ स्टेट्स हमारे हैं, सिक्किम, मिज़ोरम, गोवा, कर्नाटका, मोस्टली कुछ स्टेट्स को लेके कुछ स्पेशल प्रोविजंस हमारे हैं, वो स्पेशल प्रोविजंस हम पढ़ते हैं। फिर हम शेड्यूल्स पढ़ते हैं। शेड्यूल में आ जाते हैं कि फर्स्ट शेड्यूल में हमें क्या पढ़ना होता है। फर्स्ट शेड्यूल में बेसिकली हम स्टेट्स के बारे में पढ़ते हैं, स्टेट्स के लिस्ट हैं उसमें, और यूटीज़ के लिस्ट हैं, कितने स्टेट हैं हमारे, कितने यूटी हैं। शेड्यूल मतलब ही होता है कि एक टेबल, एक लिस्ट। तो फर्स्ट शेड्यूल में हम लिस्ट पढ़ते हैं कि स्टेट्स की क्या लिस्ट हैं, यूटी की क्या लिस्ट है। सेकंड शेड्यूल जो हमारा है उसमें हम पढ़ते हैं कि प्रेसिडेंट और गवर्नर्स ऑफ द स्टेट जो होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। फिर उसके बाद स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, उनके बारे में हम देखते हैं। फिर थर्ड शेड्यूल जो होता है उनकी जो सैलरी वगैरह होती है, बेसिकली शेड्यूल 2 जो है उसमें हम देखते हैं कि सैलरी और रेमुनरेशन पार्ट जो होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल होल्ड ऑफिस होल्ड करते हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं बेसिकली। फिर हम देखते हैं कि थर्ड शेड्यूल में जो है वो ओथ और अफर्मेशन, ये सारी जो लोग जो एमपी होते हैं, जो एमएलए होते हैं, जो प्रेसिडेंट होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, सब ओथ लेते हैं। सबके अपने अपने ओथ के सिस्टम है, तो वो क्या ओथ लेते हैं वो पढ़ते हैं शेड्यूल 3 में। तो शेड्यूल 3 शेड्यूल 2 बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, 1 बड़ा इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। ये काउंसिल ऑफ स्टेट में राज्यसभा में किस स्टेट के लिए कितनी सारी सीटें हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो थोड़ा याद रहना चाहिए। फिर फिफ्थ शेड्यूल में है कि मतलब एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल, शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब के चीज़ों को कैसे एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल किया जाता है। फिर उसके बाद असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम, ये शेड्यूल 6 में हम पढ़ते हैं कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम, इन 4 स्टेट को लेके कुछ स्पेशल प्रोविजंस वगैरह हैं वो पढ़ते हैं। सेवन्थ शेड्यूल, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट शेड्यूल फॉर पॉलिटी, जहाँ पे हमने अभी बात की थी रिसेंटली कि 3 लिस्ट है वहाँ पे। लिस्ट 1 जहाँ पे यूनियन लिस्ट है, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाती है, एक्ट बनाते हैं, कानून बनाती हैं। लिस्ट 2 जो कि स्टेट लिस्ट है, जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट लेजिस्लेट करती है। और लिस्ट 3 जहाँ पे कंकरेंट लिस्ट है, दोनों गवर्नमेंटें कर सकती है। फिर 8 शेड्यूल में लैंग्वेज, हम जानते हैं कि 22 हमारी लैंग्वेज हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि यूपीएससी अगर आप एग्ज़ाम लिखते हो तो इस 22 लैंग्वेजेस में आप एग्ज़ाम लिख सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। उसमें मैथिली भी एक लैंग्वेज है और बाकी बहुत सारे क्षेत्रीय भाषाएं भी हैं उसमें। फिर 9 शेड्यूल्स वो शेड्यूल है जहाँ पे सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस को हम उसमें मेंटेन कर रखे हैं, जिसका रिव्यू नहीं कर पाते हैं। अगर हम केशवानंद केस को पढ़ें, केशवानंद भारती केस को पढ़ें तो हम समझ पाते हैं कि 9 शेड्यूल की क्या इंपॉर्टेंस है। फिर 10th शेड्यूल में डिस्क्वालिफिकेशन, डिफेक्शन, हमें याद है कि राजीव गांधी जब आए थे तो ये लॉ लेके आए थे। उस समय बहुत हो रहा था कि जो पॉलिटिकल पार्टी में जो लोग थे, जो मेंबर्स हुआ करते थे, वो एक पार्टी से दूसरे पार्टी में बहुत स्विच करते थे, इससे बहुत अनस्टेबिलिटी वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाया करती थी। तो उस टाइम डिफेक्शन लाया गया था, मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था, जिसके प्रोविजंस 10th शेड्यूल में है। फिर 11th शेड्यूल में है कि पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत को कितने पावर, अथॉरिटी और ये सब दी हुई है। फिर 12th शेड्यूल में भी फिर हम ये पढ़ते हैं कि म्यूनसिपैलिटीज़ के, 11th में पढ़ते हैं कि पंचायत को, और 12th में पढ़ते हैं कि म्यूनसिपैलिटी को कितनी अथॉरिटी, कितने पावर्स दिए गए हैं। इसके बाद हमारे बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं, किसी दिन हम लोग प्लान करेंगे कि हम लोग अमेंडमेंट्स के बारे में पढ़ें। तो ऐसे पढ़ना चाहिए हमें पॉलिटी। अगर आप इस तरह से अगर आप सारे पार्ट्स को एक बार पढ़ लो, समझ लो, उसके लॉजिकल सीक्वेंस को समझ लो, और उसके बाद अगर आप एक एक आर्टिकल्स वगैरह पढ़ना स्टार्ट करो तो चीज़ें आपके लिए इजी हो जाएगा। अगर हम ओवरऑल बात करें पॉलिटी की, तो हम देखेंगे कि जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब यूनियन वाला पार्ट है, जो कि आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 151 तक है। और फिर हम देखते हैं जो स्टेट वाला पार्ट भी है, वो भी काफ़ी बल्कि पार्ट है, जो कि 153 जस्ट उसके बाद से लेके काफ़ी 200, 250, 240, 245, इस तरह 235, 44 तक, 244 तक गई हुई है। तो हम देखते हैं कि 100 आर्टिकल इस तरफ, 100 इधर है,
यूनियन के लिए और 100 आर्टिकल जो है हमारे स्टेट के लिए है। तो वहाँ पे मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि अगर आप वहाँ पे कुछ चीज़ों को याद कर लो तो आपके लिए आर्टिकल्स वगैरह वहाँ याद करना ज़रूरी होगा। कुछ आर्टिकल्स जो बहुत ही सिमिलर है, जैसे अगर आप यूनियन गवर्नमेंट के बारे में पढ़ते हो, अगर आप आर्टिकल वहाँ 52 पर हो तो आप वहाँ क्या पाते हो कि आपको पढ़ना पड़ता है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ते हो। और जब आप स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ते हो तो आर्टिकल 153 में आप पढ़ते हो कि गवर्नर्स ऑफ द स्टेट, गवर्नर के बारे में पढ़ते हो। तो 52 यहाँ पे था, यहाँ पे 153 है, तो 101 का डिफरेंस है। नेक्स्ट आर्टिकल भी ऐसा ही है, सिमिलर है। यहाँ पढ़ते हैं हम एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, इस तरफ हम पढ़ते हैं एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट। फिर 54 में पढ़ते हैं इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, फिर हम 155 में पढ़ते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। तो हम देखते हैं कि एक कॉमन सा डिफरेंस है, 101 एक नंबर का डिफरेंस है, उस नंबर पे सारे आर्टिकल्स वगैरह आपके मूव कर रहे हैं। तो वहाँ पे फिर हम देखते हैं कि सिमिलरली जब टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर है, फिर क्वालिफिकेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर है और क्वालिफिकेशन ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है, यहाँ आपको दिखेंगे कि वो जो डिफरेंस है वो 99 के आसपास का ही है। और क्योंकि हम जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट में एक पोजीशन है जो कि वाइस प्रेसिडेंट की है, हमारे स्टेट में ऐसी कुछ पोजीशंस नहीं हैं, तो वो जो डिफरेंस हमारा पहले 100 का फिर 99 का था, वो फिर शिफ्ट हो जाता है आर्टिकल 72 से। अगर आप देखना स्टार्ट करोगे तो आपको दिखेगा कि आर्टिकल 72 में जो पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन्स हैं, सस्पेंड या रिमिट या कम्यूट करते हैं सर्टेन केसेस में, वो पावर जो है यहाँ पे गवर्नर को दी गई है। और वो जो है आर्टिकल वहाँ पे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो ऑर्डर पावर है वो 72 आर्टिकल में दिया हुआ है। और जब हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं तो यही चीज़ 161 में है। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 89 का डिफरेंस है। ये एक बहुत ही कॉमन सा डिफरेंस है। तो बहुत सारे आर्टिकल्स अगर आप देखते हो सेंट्रल गवर्नमेंट के और आप स्टेट गवर्नमेंट के, दोनों के बीच में देखोगे आप जो कॉमन है वो कॉमन कितने, एक डिफरेंस है, वो डिफरेंस कितने का है, 89 का है। जैसे अगर आप एक प्रोविज़न लेते हो, जैसे कि मान लो कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन सेंटर वाले जो आप आर्टिकल्स उसमें देखोगे तो आपको वहाँ पे 76 में दिखेंगे। वही चीज़ अब जब स्टेट में जो हमारा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो काम कर रहा है सेंटर के लिए, वही काम स्टेट में जो काम होता है वो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट करता है। तो यहाँ पे स्टेट में आपको आर्टिकल मिलेंगे 165 में। तो आप देख पा रहे हो वहाँ पे 76 में था, यहाँ पे 165 में है। तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 89 का डिफरेंस है। ठीक है, ऐसे ही कुछ और एग्जांपल ले लेते हो आप। जैसे मान लो कि कुछ और इम्पोर्टेंट है, जैसे मान लो कि ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट का जो ड्यूरेशन होता है वो कितने का होता है, ये आर्टिकल 83 में है। फिर हम देखिए उसमें अगर 89 आप जोड़ दो तो आपको मिलेंगे 172। तो ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर का आपको ड्यूरेशन मिल जाएगा, ठीक, इसमें 72 जोड़ने से। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम देख सकते हैं, हम समझ सकते हैं और हम इसको मैच कर सकते हैं। तो अगर आप बहुत ही माइक्रो लेवल में इसको एक बार देख लोगे तो ये जो 100 हमारे आर्टिकल्स हैं यूनियन के और 100 आर्टिकल है स्टेट को, आप उसको मैपिंग करवा सकते हो। कुछ आर्टिकल्स, 2-4 आप आर्टिकल्स याद रख लिए और उसके बाद अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के जो आर्टिकल्स का सीक्वेंस आप याद कर लिए किस सीक्वेंस में हैं, बड़े लॉजिकल सीक्वेंस में उनका फ्रेमिंग है, आप वो याद कर लिए, तो स्टेट के सिमिलर नेचर के होंगे तो वो मिलेंगे आपको। यहाँ पे प्रेसिडेंट हैं तो यहाँ पे गवर्नर हैं, यहाँ पे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है तो यहाँ एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया है, यहाँ आपको सुप्रीम कोर्ट मिलेंगे, यहाँ हाई कोर्ट मिलेंगे, यहाँ आपको लोकसभा मिलेगा तो यहाँ आपको विधानसभा मिलेगा। तो इस तरह से चीज़ें आपको मिलेगी, मैच होंगी। बस आपको ये करना है कि उसको अच्छे तरीके से देख लेना है, समझ लेना है। उसके बाद हम एक दिन और एक वीडियो करेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि पॉलिटी के कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट है। और फिर हम कुछ वीडियोज़ ऐसे भी करेंगे जहाँ पे हम पार्ट वाइज चीज़ों को डिस्कस करेंगे, जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गया या पार्लियामेंट वाला चैप्टर हो गया या यूनियन गवर्नमेंट हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, यूनियन लिस्ट हो गई, फिर उसके बाद जो रिलेशनशिप है सेंटर और स्टेट के बीच में, उस पर हम डिस्कस करेंगे, उस पर कुछ वीडियोज़ करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।